हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। क्लास 11th में एक ऐसा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे कि जिस चैप्टर को बिना पढ़े आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं कर सकते। जिस चैप्टर को बिना पढ़े इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई और नीट के लिए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है, बिकॉज इस चैप्टर से अकेले इनऑर्गेनिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। और इस चैप्टर को अगर आप क्लियर कर लिए तो इनऑर्गेनिक ही नहीं, ऑर्गेनिक में भी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होंगे। तो ये जो चैप्टर है, भले ही आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, ये चैप्टर तो क्लास 11th में मेंशन है, बट जेई और नीट के लिए बिना इस चैप्टर के इम्पॉसिबल आप क्वालिफाई करें। तो इस चैप्टर को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आप सोचेंगे सर इतना आप फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आप जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और जो बातें, जो सिलेबस आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और उसके पॉइंट आप वहां पे ढूंढिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे। एक बात मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही होगा अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई नीट के लिए तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। और अगर आप केवल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये चैप्टर पढ़िए ध्यान से, क्योंकि बोर्ड के लिए भी सारी केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। अब बात करता हूं कि मैं आपको क्या इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो आपकी एनसीईआरटी है मैं टोटल उसको सॉल्व कराऊंगा, टोटल आपके कॉन्सेप्ट को दूंगा। दूसरी चीज, कितनी भी बड़ी कोचिंग कोटा की जहां पे 25 लेक्चर यहाँ इसके चलते हैं और लगभग 1 आवर के, यानी कि ये जो चैप्टर इतना ब्रॉडली पढ़ाया जाता है बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस है, तो मैं उतना मैटर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ लेक्चर टू लेक्चर पढ़ते रहिएगा। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका नाम है और इस चैप्टर में हमको क्या क्या आगे पढ़ना है जो कि हमारे लिए कैसे जरूरी है। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो पहले हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, देन हम लोग देखेंगे इनफैक्ट केमिकल बॉन्ड होता क्या है और केमिकल बॉन्डिंग की नीड ही क्यों पड़ी, आखिर हम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, एलिमेंट क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डीप लेवल की बातें होंगी। तो आइए बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। स्टूडेंट्स, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड एक क्या है? बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है। हम क्या बोलते हैं कि मेरा अपने दोस्त के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, इनफैक्ट वो अट्रैक्शन फोर्स है, अटैचमेंट है, बहुत ही अच्छा मेरी पकड़ है उस पर, यानी कि मेरा और उसका बहुत अच्छे से संबंध है। तो बॉन्ड क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स है जो दो एटम को एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बांधे हुए रखता है। बॉन्ड क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स है जो दो एटम को मॉलिक्यूल के फॉर्म में बांधे हुए रहता है। ए बॉन्ड इज ए अट्रैक्शन फोर्स व्हिच होल्ड 2 or more एटम इन फॉर्म ए मॉलिक्यूल, जो दो एटम को मॉलिक्यूल के फॉर्म में होल्ड किए रहता है, व्हिच इज कॉल्ड बॉन्ड। इनफैक्ट बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। अब कुछ बॉन्ड है तो वो बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं, बट कुछ अट्रैक्शन फोर्स हैं। जैसे आपने सुना होगा कि दीवार पे छिपकली चढ़ रही है तो लोग बोलते हैं ये छिपकली इसलिए चिपकी है बिकॉज यहाँ पे वांडर वाल फोर्स है। तो यार वांडर वाल आप बॉन्ड के फॉर्म में भी पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे। तो वांडर वाल क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। जिस अट्रैक्शन फोर्स से छिपकली दीवार पर चलती हुई चली जा रही है और गिर नहीं रही है। वहीं पर हम बात करें, आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम आप सुना होगा, जो कि वाटर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई नहीं होता, वो एक अट्रैक्शन फोर्स है। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, बिल्डअप होता है। तो अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो इनफैक्ट बॉन्ड क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स है जो दो एटम को एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बांधे हुए, जकड़े हुए रखता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा क्लोरीन है, और आप इसके बीच में ऐसे बना देते हैं, बोलते हैं सर ये HCl के बीच का बॉन्ड है। इनफैक्ट ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जो इसको जकड़े हुए है, कंसिस्ट किए हुए है। अब बॉन्ड बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, और या तो इलेक्ट्रॉन के पेयर एक साथ दे दिए जाते हैं। तो जो जिस तरह से बॉन्ड बनते हैं उन सबको अलग अलग वैरायटीज के बेस पे अलग अलग नेम दिया गया है। जैसे हम बात करें, हमारे जो मेनली बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूं, देन आपको सिलेबस बता रहा हूं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बॉन्ड क्या है आप लोगों ने समझ लिया। और बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है, और वो चीज हमको तब पता चलेगी जब एक एक लेक्चर को पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं कि बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड मेनली 2 टाइप के आपके होते हैं। एक होते हैं इनर एटॉमिक, एक होते हैं आपके इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक का मतलब क्या है, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और एक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर,
अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, ये सब डिटेल में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, बट क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि इंटर एटॉमिक का मतलब जो दो एटम के बीच में बने, जो दो एटम को हेल्ड करे, वो हो गया इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब जो दो मॉलिक्यूल को हेल्ड करे। तो मैं बताता हूं कि कौन से हमारे इंटर एटॉमिक बॉन्ड में आएंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे आयनिक बॉन्ड हो गए, और क्या आप लोग जानते होंगे कोवैलेंट बॉन्ड, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग सुने होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सारे जो हैं ये एटम टू एटम बनते हैं। आपने सुना होगा मेटालिक बॉन्ड। तो ये सारे क्या हैं, हमारे इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, जो एटम एटम के बीच में बनते हैं। और वहीं पर बात करें अगर इंटर मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं, तो हमारा सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे मॉलिक्यूल के बीच में बनता है? माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड में H2O के बीच में बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इसका हम लोग डीप रेफरेंस पूरा पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए और कौन सा बॉन्ड है हमारा, ये वान डर वाल फोर्स है, जो वान डर वाल बॉन्ड है, या इसी को वान डर वाल फोर्स कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। तो ये हमारे इतने सारे बॉन्ड को हमको बहुत ही डीप में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि बॉन्ड इनफैक्ट होते क्या हैं, फिर हमने बताया कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में हमको सीरियल से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगे। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा बॉन्ड क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमको नीड ही क्यों पड़ी बॉन्ड बनाने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो सोचते होंगे सर एलिमेंट तो हमारे 118 है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट हमारे 118 है पीरियोडिक टेबल में, और जो कंपाउंड है उनके वो इनफाइनाइट है, करोड़ों कंपाउंड है। आखिर क्यों, वो क्यों कंपाउंड बनाते हैं? क्या नीड ऐसी पड़ी यार कि वो कंपाउंड बना रहे हैं? क्यों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं? क्यों बॉन्ड बना रहे हैं? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर लें, और आज के लेक्चर में इस चीज को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि 118 एलिमेंटों के इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड पढ़े और क्यों नीड पड़ी वो पढ़ेंगे। देन इसी में हम पढ़ेंगे एक ऑक्टेट रूल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। टाइप ऑफ बॉन्ड आप साइड नोट बनाते चलिए, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ उसकी तुरंत आपको नोट्स मिलेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, इसमें दोनों टाइप का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। देन हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड की कुछ थ्योरी आई थी जिसको हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट BBT, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी ने ये बताया कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ रहेगा, कहाँ पे पाई बॉन्ड रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको ऑर्गेनिक में भी मिल जाएगा। तो ये चैप्टर जो इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे एक थ्योरी है BSEPR थ्योरी, व्हिच इज कॉल्ड वेसेफर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर थ्योरी। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हैं ना, उसको देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा सर? क्योंकि उस मॉलिक्यूल को देखते ही हम उसका शेप बता देंगे, उस मॉलिक्यूल को देखते ही उसका शेप बता देंगे, उसका बॉन्ड एंगल बता देंगे, चाहे वो नॉर्मल मॉलिक्यूल हो, चाहे वो लोन पेयर कंसिस्टिंग मॉलिक्यूल हो। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी मोट, आप लोग इसका नाम सुनेंगे। ये तीनों थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जेईई नीट के लिए, मैं क्या बताऊं। मोट का जो फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहां से हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ जाएगा। आप सोचेंगे सर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब माय डियर स्टूडेंट्स कि N2 जो है NN के बीच में क्यों ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये चीज यहां से क्लियर होगी। क्यों O2 में डबल बॉन्ड ही पाए जाते हैं, क्यों H2 में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा ना, कैसे पता चला कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, O2 में डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड? ये सारे कॉन्सेप्ट हमको यमोटी से पता चलेंगे। यहीं से हम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे किसी भी कंपाउंड के, और यहीं से हमको एक चीज और पता चलेगी कि ये कंपाउंड बनेगा कि नहीं, कंपाउंड आर पॉसिबल आर नॉट। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और क्या हमको पढ़ना है सर? और हमको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन। ये सब नए वर्ड हैं आपके लिए, लेकिन यकीन मानिए माय डियर स्टूडेंट्स, इतने अच्छे से आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा कि ये सब फैमिलियर हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता देता है। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या? जैसे हम लोग को मिला CH4, तो कहीं पे आप लिखा देखेंगे, पेपर देखे होंगे, तो आता है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है? जो CH4 की जो ज्योमेट्री है वो होती है हमारी
टेट्राहेड्रल। जो CH4 की ज्योमेट्री है वो होती है हमारी टेट्राहेड्रल। तो इसके सामने आप ऐसे देखेंगे टेट्राहेड्रल, इसकी जो होती है टेट्राहेड्रल, इसका क्या होता है शेप। तो ये टेट्राहेड्रल कहाँ से पता चला, या बेसिकली हम आपसे बोल देते हैं कि HCl का जो हमारा ज्योमेट्री है ये लीनियर है। आखिर ये कैसे पता चला, हाइब्रिडाइजेशन से हमको पता चला। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बताता है हमको, बॉन्ड एंगल उसके बीच में बताता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस जो हमको पढ़ना है। अब इसमें जब हम बॉन्ड पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आयनिक बॉन्ड में हम लैक्टिक एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद कोवेलेंट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसी में हम डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, और डाइपोल मूवमेंट से जेईई में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बहुत सारे थ्योरीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यार ये जितना कुछ हमको पढ़ना है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो आज ही क्यों ना पढ़ें, एकदम पढ़ के रखना है यार। 100% क्वेश्चन हमको जेईई और नीट के करने हैं, और जो भी क्लास 11th में है, जो केवल बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी एकदम गांठ बांध ले कि इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि हमको बॉन्ड बनाने की नीड क्यों पड़ी। हमको नहीं, मतलब एलिमेंट को बॉन्ड बनाने की नीड क्यों पड़ी और हमको क्यों पड़ती है। सेम वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। वैसे तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ऐसे वैसे लिखा है, बट नोट्स में सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। देन हम देखते हैं क्यों नीड पड़ी आखिर बॉन्ड बनाने की। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे हमको बॉन्ड बनाने की नीड क्यों पड़ी, आखिर क्या रीजन है कि बॉन्ड बनाना पड़ा। और इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है लुईस और कौशल ने, जिसके लिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लुईस कौशल कॉन्सेप्ट। या क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाई एटम कंबाइन टुगेदर, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो किसी भी वे में इस कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है, तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी, चैप्टर 3 जो की है मैंने भी पढ़ाया है। उसमें आप देखे होंगे जो ग्रुप 18 होता है हमारा नोबेल गैस, जो ग्रुप 18 होता है हमारा नोबेल गैस, उसमें आप देखे होंगे जैसे हमारा हो गया हीलियम, हमारा हो गया नियान, इसको हम ऐसे लिखें जिससे और आसानी हो। हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये हमारे नोबेल गैस है जो कि ग्रुप 18 है। अब नोबेल गैस का मतलब हम सभी जानते हैं कि ये रिएक्शन नहीं देते, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जब सोचा गया कि क्या रीज़न है कि ये रिएक्शन नहीं देते, ये बॉन्ड नहीं बनाते, तो एक चीज़ सामने आई निकल के कि इनके जो है आउटर मोस्ट सेल में, इनके जो है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए गए। इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए गए। तो ऐसा माना गया कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होता है, वो रिएक्शन नहीं करता, वो रिएक्टिव नहीं होता। और माय डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार हर इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए, उसी प्रकार केमिस्ट्री में हर एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए। अगर वो स्टेबल है तो वो क्यों जाएगा किसी के पास। अगर आपके पास सब कुछ, आप संपन्न है, तो किसी से आप क्यों जाएंगे किसी के पास कि यार हमको ये चाहिए, सीधी सी बात है। तो अगर ये स्टेबल है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंबाइनिंग कैपेसिटी। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कंबाइनिंग कैपेसिटी होना जरूरी ही नहीं है, इनके पास सब कुछ है। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए गए और देखा गया कि ये रिएक्टिव नहीं है, यानी कि ये अनरिएक्टिव हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया लुईस और कौशल के द्वारा कि जब नोबेल गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और वो स्टेबल हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, तो अगर हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हर एलिमेंट स्टेबल हो जाए। अब बात ये होती है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो कहाँ से। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया और एलिमेंट ने तब बनाया क्या, बॉन्ड, तब कायम किया रिश्ता कि हम भी हो जाएं स्टेबल। तो जिस प्रकार हर इंसान स्टेबिलिटी के लिए परेशान है, उसी प्रकार एलिमेंट भी स्टेबिलिटी ही चाहता है। अब स्टेबिलिटी आएगी कहाँ से, ये जो पहला कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्सेप्ट। हालांकि इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखेंगे, बट आज आपको मैं ये चीज समझा रहा हूं कि बॉन्ड बनाने की नीड क्यों पड़ी। तो ऐसा सोचा गया कि जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हैं, तो हम भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो ये अपने ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम NaCl, एक ये आपको पता है, एक ये कंपाउंड है, एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक बॉन्ड है। अगर नहीं पता है तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब अगर बात करें सोडियम की और क्लोरीन की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम तो होगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और वहीं पे क्लोरीन की बात करें तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5।
यानी कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल ये है और इसका आउटर मोस्ट सेल ये है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन को ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्लोरीन का 8 हो जाएगा, और अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों अपने अपने स्वार्थ को देखे और सोडियम ने कहा क्लोरीन से ऐसा है, आपको 1 की जरूरत है और हमारे पास 1 एक्स्ट्रा है, तो ऐसा करिए आप इसको ले लीजिए, आप भी स्टेबल हो जाएं, हम भी स्टेबल हो जाएं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनाए इन्होंने, उसको दिया और बना एक बॉन्ड और दोनों एलिमेंट हो गए क्या? स्टेबल। और ईच एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट फॉर दी स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें और स्टेबल हो जाएं, लाइक एज नोबेल गैस। इसीलिए इन्होंने बॉन्ड बनाया, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया लुईस और कौशल के द्वारा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं कि देखिए, अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, इसी तरह हम ले सकते हैं MgCl2। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और बेसिक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, नहीं हाइड्रोजन का नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे ले रहे हैं, चलिए ठीक है, किसका? O2 का। अब O2 के बीच में 2 डबल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अब O का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 and 4, और दूसरे O का लिखें तो 2 and 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए, 2 इसे, तो इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8। अब ये 8 करने के लिए क्या करेगा? इसके पास ज़्यादा तो है नहीं कि ये काम करेगा कि ऐसा है 2 हमसे ले लो, यहाँ पे या क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ऐसा है भैया 2 और 4 आपके पास है, 2 और 4 हमारे पास है, तो आप अपने 2 से हमको मिला लीजिए और हम आपके 2 से भी अपने को मिला लें। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि ये 4 अपना ले लिए, ये एक ऑक्सीजन का हो गया, ये दूसरे ऑक्सीजन का, और इस 2 को बाहर किए, और ये क्या बोले कि हम इनसे जो है मिल जाएंगे, इनका भी 8 हो जाएगा, और ये ऐसे जगह कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लिए। और जब शेयर किए तो आइए काउंटिंग करें, तो हमारा होगा क्या? 4 2 6 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए, 4 2 6, और ये 2 इनसे साझेदारी किए तो 8 हो गए। तो कुल मिला के जो ये खेल है, बॉन्ड क्यों बना? बॉन्ड बना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? फॉर द स्टेबिलिटी। कैसे पता चला कि जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो स्टेबल है? क्योंकि नोबेल गैस को हमने देखा, वो बहुत मेहनत किया, उसने नौकरी पा लिया, तो हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी पा जाएंगे। मतलब इन्होंने देखा कि जब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, ये खुशी है, सुखी है, तो हम भी अपने 8 पूरा करेंगे। और उसी को पूरा करने के लिए जरूरत किसकी पड़ी? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। किसकी जरूरत पड़ी? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की। बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या रीजन था केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, तो यही रीजन था फॉर द गेनिंग स्टेबिलिटी। क्लियर? अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फेल हुआ। कैसे फेल हुआ? क्योंकि हमने बोला कि इसमें जितने एलिमेंट हैं वो कंपाउंड नहीं बनाते, वो रिएक्शन नहीं देते, बट ऐसा पाया गया कि जेनान हमारा बाद में पाया गया, जेनान F2 बनाता है, CeF4 बनाता है, ये ढेर सारे कंपाउंड इसके पाए गए, तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको थोड़ा सा फेल माना गया। बट अब हम डिस्कस करते हैं और एक रीजन क्या था जो बहुत ही ज्यादा डीप लेवल का रीजन है, आप सोचिएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देन हम सेकंड रीजन बात करते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट की, लुईस और कौशल के, कि हमको नीड क्यों पड़ी बॉन्ड बनाने। अगर बात करें हम दूसरे रीजन की कि हमारे बॉन्ड क्यों बनते हैं, जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का एक रूल है जो आप जीवन भर याद रखिएगा, कि केमिस्ट्री का क्या सभी पूरी लाइफ का रूल है कि जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो ज्यादा सुखी रहेगा, जिसकी एनर्जी कम रहेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये केमिस्ट्री का रूल है। लेस एनर्जी इज मोस्ट स्टेबल। जिसके पास कम पैसे हैं, आप कॉमन सेंस लगाइएगा, आपके पास अगर कम पैसे हैं तो आप घर में चुपचाप बैठे रहेंगे, और वहीं पे अगर जेब में काफ़ी सारा पैसा और मार्केट गए तो ये खा ले वो खा ले, यानी कि बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाएंगे, हमको क्या दिक्कत, ये खा ले वो खा ले। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, इट मीन्स यहाँ पे मैं केवल समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कम पैसा ही सबके होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, बट यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ बस आपके समझाने के लिए कि केमिस्ट्री का रूल है, जिनके पास लेस एनर्जी विच इज मोर स्टेबल। जहां पे एनर्जी लो है वो स्टेबिलिटी ज्यादा गेन करेगा, और जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो स्टेबल नहीं होगा। आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये एक गेंद है या एक सर्किल है, अगर गेंद यहां रखेंगे तो गेंद लुढ़क जाएगी, बट अगर गेंद यहां रखेंगे तो गेंद स्टेबल है। तो यही कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर एनर्जी यहां पे है, ज्यादा है, तो 100% वो रिएक्शन देगा, अगर एनर्जी कम है तो वो खुश है, संतुष्ट है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा केमिस्ट्री का। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, लोएस्ट एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो लोएस्ट एनर्जी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है और ये एक एटम है, और मान लीजिए कि ये बी हमारा, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक एटम है।
अब इसके बीच में मान लीजिए बॉन्ड बना, तो माय डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड जहां भी बनते हैं वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। मैं आपको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बता दूं, बॉन्ड जहां भी बनते हैं वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी मतलब इस सिस्टम में एनर्जी कम होगी। और अगर बात करें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी लगती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी दी जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। मैं आपको सीधा बोल रहा हूं कि कहीं भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बट अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी किसमें, इस दोनों के बीच में। और जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो मैंने बताया कि जिसके पास कम एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये कंपाउंड स्टेबल बनेगा। तो ये तो ठीक है कि बॉन्ड बनने से एनर्जी डिक्रीज हुई, बट बॉन्ड बना कैसे और किस कंडीशन में बॉन्ड बनता है, अब हम ये चीज देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर बताऊं कि ये हमारा मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है जिसका नाम हम रख दे रहे हैं Na, और ये इसका न्यूक्लियस है जिसका नाम है Nb, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोल दे रहे हैं Ea, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम बोल दे रहे हैं Eb। अब थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जो हमारे Na हैं और Nb ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन। क्यों रिपल्सन, प्लस प्लस चार्ज, न्यूक्लियस में हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपस में रिपल्सन करेंगे, ये रिपल्सन होगा, ठीक है। वहीं पे बात करें Ea और Ea की, यानी Ea और Eb की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के इनके भी बीच में रिपल्सन होगा, यानी कि ये रिपल्सन शो करेंगे अगर सेम चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कब होगा, अट्रैक्शन तब होगा अगर ये Na इलेक्ट्रॉन को खींचे Ea या तो Eb को, यानी कि अगर यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा, बट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन लगेगा ड्यू टू अपोजिट चार्ज। अब देखिए यहाँ पे दो फोर्स है, अगर डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स है और एक हमारा क्या है, रिपल्सन फोर्स है। अब आप समझ गए होंगे कि अट्रैक्शन कब लगा, जब चार्ज अपोजिट है, यानी कि ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है और ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हुआ किसी भी कंडीशन में, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हुआ, देन बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्यों, अपने करीब बुला लेगा। बट अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स किसी कंडीशन में ये रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉन्ड इम्पॉसिबल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड किस कंडीशन में बनते हैं। न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा प्रभावी है तो इनको अपने करीब बुला लेगा, और ये जो बुला लेगा एक बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वही तो हमारा क्या है, बॉन्ड है। और दूसरी चीज, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज होगा, तो लोएस्ट एनर्जी मतलब हायर स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में लोएस्ट एनर्जी मतलब हायर स्टेबिलिटी। तो फॉर द लोएस्ट एनर्जी कॉन्सेप्ट का मतलब ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी, एनर्जी जितनी लो होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, इसलिए भी बॉन्ड बनाने की नीड पड़ी। तो आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट भी और ऑक्टेट रूल वाला भी कॉन्सेप्ट। लेकिन ये चीज जाने रहिए, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तभी बॉन्ड बनेगा, अगर रिपल्सन फोर्स ज्यादा है तो इम्पॉसिबल है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आई होप आज का ओवरऑल लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। कल हम लोग डायरेक्ट सिलेबस से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के टॉपिक उठाएंगे, वहां से हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सारी बातें समझ में आई हो, तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, बताइए हमको कि हाँ सर हमको सारी चीजें क्लियर हुई। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।